एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, क्विक रिवीजन का मोटो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिर्फ मतलब पूरा एक्ट हम एक बार गो थ्रू करेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखेंगे। कुछ अगर मुझे लगेगा केस लॉस कहीं पर बताना ज़रूरी है, कुछ ऐसे अगर मान लीजिए लैंडमार्क केसेस हैं तो दैट आई विल टेल यू। और हम इसके बाद इसमें बात करेंगे हर एक सेक्शन का क्या क्रक्स है। देखो, ये वन शॉट नहीं है, ये सिर्फ क्विक रिवीजन है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो उससे थोड़ी देर पहले अगर आपको देखना है कुछ तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, पूरे एक बार बेयर एक्ट को हम लोग गो थ्रू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नेचर क्या है, किस तरीके का एक्ट है, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के भी सवाल पूछ लेते हैं। तो चाहे तो आप अपनी बेयर एक्ट में या जहां कहीं भी आप A4 शीट में से लिखना चाहते हो वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर 2-3 बार भी आप इसे देख लेंगे तो ठीक ठाक रिविजन आपका हो जाएगा इस सारे का। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ये एक रिमीडियल एक्ट है, यानी कि रेमेडी प्रोवाइड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक प्रोटेक्टिव लॉ है और ये सबऑर्डिनेट लॉ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है। ऐसा कहा गया था आधुनिक स्टील्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में। ठीक है, ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोसीजर वाली बात कि मतलब ये सारे जो है प्रोसीजर लॉ है, ये आधुनिक स्टील्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में कहा गया था। अब इसमें जो सबसे दूसरी चीज है जो पूछी जाती है वो ये कि सेक्शन 43 एंड 44 को रिमूव कब से किया, कौन से ईयर में किया गया था, तो 1974 में किया गया था। ये ध्यान रखना, 1974 है, हाँ, 1974 में इसे रिमूव किया गया था। ये सारे का कैसे बना, 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन से। ठीक है, 9th रिपोर्ट, ये सारे सवाल पूछे गए इस वजह से आपको बता रही हूँ। 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, ये बातें थोड़ी सी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये तो बात हो गई। देखो, इस बार वो HP जुडिशरी में डिक्लेरेटरी डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है वो सवाल पूछा गया था, तो सेक्शन नंबर 34 उसका सही आंसर था। तो ध्यान रखना कि ये जो थोड़े से माइनर लॉज होते हैं ना, इसके इंडेक्स बहुत, ऐसे तो लगभग सारे ही एक्ट का इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, सारे कोड का इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो माइनर होते हैं ना उन, क्योंकि और ज्यादा कहीं से सवाल बनने की संभावना नहीं होती। कहाँ से सवाल बनेगा, या तो इंडेक्स से बनेगा या तो कोर जो उनके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, या तो वहां से सवाल बनेगा। तो इसके इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स आपको एक बार अपने आप से गो थ्रू करना है, कहाँ पर क्या चीजें दे रखी है। ये देखो, 34 में डिक्लेरेटरी डिग्री के बारे में बता रखा है क्या होती है, इंजंक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें, परपेचुअल इंजंक्शंस। अब एक्ट मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को असेंट कब मिली थी, तो 13 दिसंबर 1963 को असेंट मिली थी। एक्ट नंबर 47 है 1963 का, ये ध्यान रखना, एक्ट नंबर भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। कब ये एनफोर्स हुआ था, तो 1 मार्च 1964, ये ध्यान रखना है। 1964 ही है ना, हाँ 1964 है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया। डेफिनेशंस इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्लिगेशन की भी, सेटलमेंट की भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। 2C में ट्रस्ट दे रखा है, 2D में ट्रस्टी दे रखा है, और फिर 2E में जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई शब्द यूज किया गया लेकिन डिफाइन नहीं किया गया तो आपको कहाँ ढूंढना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर यहाँ पर नहीं दे रखा तो कहाँ जाओगे आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर जो है आपको ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं करता, कौन सी जगह पर, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 4 में बता रखा है कि ये सिर्फ एनफोर्स करता है इंडिविजुअल सिविल राइट्स को, और ये कोई पीनल लॉज को एनफोर्स नहीं करता, बेसिकली कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को एनफोर्स कर रहा है। फिर पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात करेगा। चैप्टर 1 में रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 5 में स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, कहाँ जाओगे, CPC में जाओगे। और सेक्शन नंबर 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, सेक्शन नंबर 7 में हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। यही जो है घुमा फिरा के इसी को पूछ जाता है, या तो ये दे देंगे और आपसे सेक्शन पूछ लेंगे, या तो सेक्शन जो है पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इस तरीके के सवाल यहाँ से इस जगह से बनते हैं। फिर सेक्शन नंबर 6 में 2 ही सवाल मेन बनते हैं। सेक्शन नंबर 6 में क्या दे रखा है, डिस्पोजेस्ड वाला सिस्टम दे रखा है। अगर डिस्पोजेस कर दिया गया है इलीगली तो फिर किस तरीके से सारा काम होगा,
अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि सही तरीके से, कानूनी तरीके से अगर आप उसे डिस्पोजेस करते तो ठीक होता, लेकिन वो आपने कानूनी तरीके से नहीं किया है अगर उसको डिस्पोजेस, तो क्या होगा, ये जनरली टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम होता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा 6 महीने के बाद, जिस दिन आपका डिस्पोजेशन हुआ है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट कर देना, अगर आप सूट लाना चाहते हो तो किसी के अगेंस्ट, उसके बाद आप नहीं ला सकते, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं लाया जा सकता, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि कोई भी अपील लाइन नहीं करेगी फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड इन दिस सेक्शन, और ना ही कोई रिव्यू होगा। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है अपील तो हो नहीं सकती, रिव्यू तो हो नहीं सकता, नीदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल, ये भी पूछा जाता है, आई थिंक इस बार भी आया था, ठीक है। तो आप इसमें क्या अलाउड है, आपका रिविजन अलाउड है, ये ध्यान रखना है कि रिविजन अलाउड है, ये सारी बातें आपके बैरक में लिखी होनी चाहिए। फिर 7 में जैसे कि मैंने आपको बताया मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, तो ये भी इतना कुछ वो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। 8 में बता रखा है कौन प्रॉपर्टी जो है अपने पास पोजेस करके रखा हुआ है, एक ऐसा बंदा जो कि उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 8 में यही पूछा जाता है कि कौन है बंदा है जो जिसके पास प्रॉपर्टी पोजेस्ड है और उससे हमें प्रॉपर्टी चाहिए, वो बंदा जो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। भाई जो ओनर है तो फिर उससे हमें प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, लेकिन जो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का वो हमारी प्रॉपर्टी पोजेस करके रखे, इस वजह से हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो सेक्शन नंबर 8 में आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, कह रहा है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 9 में सीधे यही पूछते हैं कि अगर आप जो है डिफेंस का ग्राउंड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ चीजें आप एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अनसाउंड माइंड के थे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, आप एज आपकी जो है आप माइनर थे, इस तरीके की चीजें जो है एज अ डिफेंस यूज करी जा सकती है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 10 में बताया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ, इसमें क्या है एक्सेप्शन क्या है 11 का 2, 14 एंड 16, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, लेकिन इन मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं मांग सकते हो, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 11 के 2 यानी कि अगर ट्रस्टी ने अपने एक्सेस ऑफ पावर्स में कर दिया तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से बस ये वाला जो है पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। फिर इसके जो है सबसेक्शंस पूछ लिए जाते हैं सेक्शन नंबर 12 के। तो सेक्शन नंबर 12 में बताया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो कह रहा है कि कोर्ट जो है जनरल रूल यही है कि डायरेक्ट नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट का, यानी कि आधे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, जनरल रूल यही है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी बता रखी है, कह रहा है कि अगर स्मॉल पोर्शन ही अनपरफॉर्म रह गया है, यानी कि ऐसे समझो कि एक बड़ा सा पोर्शन है, ये इसका स्मॉल पोर्शन है, इतना तो उसने परफॉर्म कर दिया, अगर वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए वो कॉम्पनसेशन अगर एडमिट कर रहा है तो ठीक है। एक सेकेंड where a party to a contract is unable to perform whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be a small proportion, जो उसने छोड़ दिया वो स्मॉल proportion है to the whole in value, और इसका कॉम्पनसेशन देने को वो मान गया, करेक्ट, कॉम्पनसेशन दे दूंगा लेकिन इसको परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। So the court may at the suit of the either party डायरेक्ट करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ठीक है इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो और इसका कॉम्पनसेशन दे दो, वही चीज है, मैंने सही बताया आपको, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये बात पूछ लेते हैं कि स्मॉल प्रपोर्शन वाली बात कहां पर दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 2 में दे रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पर अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो भी उसको जो है एनफोर्स कराया जा सकता है, ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसने पहले से पढ़ रखा है उसे समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर सेक्शन नंबर 13 में बता रखा है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास टाइटल सही नहीं है, ठीक है, जो सेलर है उसके पास अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल अगर सही नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल है, तो वहां पर जो बायर है यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो जाकर के सेलर से ये कह सकता है कि पहले आप अपना टाइटल ठीक करिए, उसके बाद आप मुझे प्रॉपर्टी बेचिए। तो बस इसमें यहाँ पर ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 13 हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है, रेड विद सेक्शन नंबर 10, ठीक है। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली आप उन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते, यानी कि इनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। पूछ लेंगे अगर कहाँ से कब ऐड हुआ था, 2018 में ऐड हुआ था। जहां पर पार्टी ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मांग लिया तो वहां पर आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मतलब करवा लिया। जहां पर कोई कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है जिसको कोर्ट हर समय सुपरवाइज लीजिए, वो 2 साल तक उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, कोर्ट को 2 साल तक कोर्ट की निगरानी में रखना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज को, तो ऐसे में कोर्ट जो है 2 साल तक उस चीज को नहीं देख सकता। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर मान लीजिए किसी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पर बेस्ड है, जैसे मान लीजिए कि अगर
मुझे पढ़ाना है, अगर मेरी मान लीजिए डेथ हो गई तो कोई अगर मैंने किसी से ये बात की कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है तो वहां पर वो इस बात का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता कि हमें तो पढ़ना था तो आप मेरे फादर पढ़ाएंगे या मेरी मदर पढ़ाएंगे, नहीं, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है, उन्होंने लॉ नहीं पढ़ रखा तो वो कैसे पढ़ाएंगे, ये वाली चीज होती है। ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें, मुझे तो लगा लाइफ चली गई। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो कि नेचर उसका डिटर्मिनेबल है, तो वहां पर भी कोई भी जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने की। ये कई बार पूछ लेंगे। एंगेज एक्सपर्ट्स की पावर कहाँ दे रखी है 14A में, सेक्शन बेस्ड आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, तो इसको एक बार बस ऊपरी तौर पर पढ़ लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कहाँ पर दे रखा है। तो सेक्शन नंबर 15 में दे रखा है। फिर सेक्शन नंबर 16 वही रेड विद सेक्शन नंबर 10, इसमें बताया कि आपने खुद ने, यानी कि प्लेंटिफ ने खुद ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। पहली बात तो वही है कि उसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है। फिर उसके बाद क्या है कि वो खुद इनकेपेबल हो गया है परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट, जो मतलब उसे करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक इसका मैं आप लोगों को सटीक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देती हूँ। मान लीजिए कि जिससे भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे उसने कहा था कि कुछ भी डिलीवर करने के लिए, मान लीजिए राइस डिलीवर करने की बात हुई थी, ठीक है, राइस डिलीवर करने की बात हुई थी। अब यहाँ पर पहले उसने कहा था कि मुझे एडवांस में, जो राइस डिलीवर करा था उसने बोला था कि मुझे एडवांस में पहले आपसे 5,000 रुपये चाहिए होंगे। मुझे बहुत ज्यादा राइस की क्वांटिटी थी, इसने बोला था कि पहले आप मुझे 5,000 रुपये दोगे, उसके बाद ही मैं आपको जो है राइस डिलीवर कर। कहीं कहीं होता है ना कि एडवांस में आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बाद ही सामने वाला अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है पार्ट परफॉर्म करेगा। यहाँ पर ये बात उससे स्पेसिफिकली बोली गई थी, बट जब उसने ऐसा नहीं किया, इसने 5,000 रुपये जब इसको नहीं पहुंचाया तो इसने राइस भी नहीं दिया, तो अब यहाँ पर कल को जो हमारा प्लेंटिफ है, वो जाकर के, ये प्लेंटिफ है डिफेंडेंट, यहाँ पर हमारा प्लेंटिफ जाकर के ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे राइस नहीं डिलीवर किया। भाई उसने जब साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि एडवांस में आपको मुझे 5,000 रुपये 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा, ये जो ऑब्लिगेशन है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई चीज आगे का काम हो पाएगा। आगे का कॉन्ट्रैक्ट आप खुद से जाकर के फिर कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। हाँ, आपके 5,000 देने के बाद अगर उसने राइस ना डिलीवर किया होता तो फिर तो आप बेशक जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने खुद पर्सनली इस पे बार लगा दिया, आपने खुद उसको डिलीवर नहीं किया, आपने खुद उसको पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में आप जाकर के कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो है सूट नहीं ले जा सकते हो। ये बात यहाँ पर बी वाले में आती है। अब यहाँ पर वो प्लेंटिफ खुद ही रेडी एंड विलिंग नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि रेडी और विलिंग खुद ही नहीं था, तो फिर ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। ये बात ध्यान रखना, बस इसमें प्लेंटिफ को जो है ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि वो रेडी था और विलिंग था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 17 में बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको। सेक्शन नंबर 18 नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, इसको भी एक बार बस ऐसे ऊपरी तौर पर रीड कर लेना, कोई बहुत ज्यादा इससे सवाल नहीं आते। ये वाला रिलीव अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, रेड विद सेक्शन नंबर 15, ठीक है। किसके अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है, कौन एनफोर्स कर सकता है, वो मैं बता रखा है 15 में। किसके अगेंस्ट किया जा सकता है वो मैं बता रखा है सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 1 मिनट में देख लूँ आप लोगों के लिए, कोई केस वगैरह तो नहीं है इसमें ऐसा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस ये बात ध्यान रखो कि 2018 के अमेंडमेंट से ये भी ऐड हुआ था। जैसे हमारा कौन सा भी सेक्शन हम लोगों ने बताया था पहला वाला, इससे पहले, हाँ सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 20 जो है 2018 से ऐड हुए हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया तो फिर आप जो है कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, मतलब उसकी जगह पर जो जिस बंदे को परफॉर्म करना था पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जगह पर आपने किसी और से वही काम करवा लिया, तो फिर ऐसे में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। हाँ, कॉम्पनसेशन आप ले सकते हो कि आपको घाटा हुआ, लेकिन आप जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर था उससे हमें घाटा हुआ, लेकिन आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, बस इतनी सी बात है। 20A में बस ये याद रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं बहुत ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनसे सवाल आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ये आई और ये ए, आई ए करके याद रख लो, जैसे भी मतलब आपको समझ में आता है उस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 20B में स्पेशल कोर्ट्स दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट्स कहाँ पर दे रखा है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। और हाँ, ये इज द स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेट वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा सिविल कोर्ट्स को वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ये सारे। किसके उसमें हो रहा है, किसके कंसल्टेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्टेशन में कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसमें टाइम दे रखा है, वो टाइम आपको ध्यान रखना है।
ये देखो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग करने नहीं कह रहा, सीपीसी में कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे स्पेशल लॉ है। अ सूट filed under the provisions of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर from the date of service of summons of defendant, जब डिफेंडेंट को समन्स मिले हैं उस दिन से लेकर के 12 महीने के अंदर अंदर आपको सूट को डिस्पोज ऑफ करना है, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 6 मंथ। हाँ, इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, 12 महीने को 6 महीने तक किया जा सकता है, लेकिन इन एग्रीगेट यानी कि टोटल में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग फॉर एक्सटेंशन। भाई रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हो तो 12 महीने को 6 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। ओरिजिनल जो टाइम है वो है 12 महीने, ठीक। अब उसके बाद पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस, तो इसमें बता रखा है कि कॉम्पनसेशन भी जो है प्लेंटिफ अगर चाहे तो डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर जब तक प्लेंटिफ, ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर क्या प्लेंटिफ ने अगर मान लीजिए क्लेम नहीं किया है कॉम्पनसेशन, तो भी क्या कोर्ट उसे कॉम्पनसेशन दे देगी, तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, जो हमारा कोर्ट है वो अमेंड करने के लिए कह सकता है कि आप प्लेंट को अमेंड कर लो और फिर आप कॉम्पनसेशन वाला क्लॉज उसमें डाल दो कि आपको कॉम्पनसेशन भी चाहिए, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो प्लेंटिफ ने अगर क्लेम नहीं किया है तो उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये सेक्शन 73 के साथ साथ चलता है, मतलब डिटरमाइन जब करना है कितना कॉम्पनसेशन देना होगा तो सेक्शन 73 आईसीए की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर सेक्शन नंबर 22 में बता रखा है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है एडवांस पैसा, जो भी कुछ आपने लिया हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा। पोजेशन, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, पार्टीशन एंड रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये बात ध्यान रखना। इसमें कोई ऐसा केस नहीं, अभी तो ऐसा कोई इसमें केस वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस पूछ लेते हैं। डज नॉट बार अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने डैमेजेस पहले से, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उन्होंने डैमेजेस पहले से ही लिक्विडेट करके रखे थे कि अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना जो है डैमेजेस देना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं या आपने कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे बचा करके रखा था कि ठीक है अगर कुछ होता है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फिर भी ले सकते हो ना, आप सामने वाले से कह सकते हो कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डैमेजेस लिक्विडेट करके रखे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 24 में बता रखा है बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपका डिसमिस कर दिया गया है तो आप कॉम्पनसेशन के लिए नहीं आ सकते हो। क्यों भाई? कह रहा है, सीधी सी बात कह रहा है ना कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, आपको डिसमिस कर दिया, तो आप कॉम्पनसेशन के लिए भी नहीं जा सकते। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। सेक्शन नंबर 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 26 हमें बताता है वेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। अब इसमें दो केसेस हैं जो ध्यान रखना, एक तो व्हाइट साइड का केस, एक है व्हाइट साइड का केस, ठीक है। ये व्हाइट साइड का एक केस है, एक है फोलर वर्सेस फोलर का केस रेक्टिफिकेशन में। मतलब ये दोनों लैंडमार्क केसेस हैं, जो भी आए दोनों में से उसको आप लगा सकते हो। फोलर वर्सेस फोलर का केस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट or contract other instrument in writing in other instruments does not express their real intention। अगर मान लीजिए रियल इंटेंशन पार्टीज का नहीं समझ में आ रहा है तो इधर पार्टी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को ठीक किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। और द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग द इंस्ट्रूमेंट इज एन इशू क्लेम कर सकता है प्लीडिंग में कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो इसमें बेसिकली रेक्टिफिकेशन की बात करी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। रेसिशन कब एडजस्ट यानी कि कब अलाउ किया जाएगा, एडजस्ट का मतलब कब अलाउ किया जाएगा, कब उसको रिफ्यूज किया जाएगा। तो देखो कब अलाउ किया जाएगा, पहले तो ये देखो जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है बाय द प्लेंटिफ, या तो वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है। फिर उसके बाद कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है फॉर कॉजेज, और ऐसे पर्टिकुलर चीज के लिए वो अनलॉफुल है कि सामने नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में रेसिशन किया जा सकता है। एंड डिपेंडेंट इज मोर टू ब्लेम दैट प्लेंटिफ, यानी कि डिपेंडेंट की गलती ज्यादा है प्लेंटिफ से, ठीक है। फिर ये तो बात हो गई कि कब हम इसको अलाउ कर सकते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं, ये प्री में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंस का टॉपिक है। और रिफ्यूज आप कब कर सकते हो, मतलब कोर्ट कब कहेगी कि हम कैंसिल नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, तब जब व्हेन प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रैटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। रैटिफाई का मतलब होता है एक्सेप्ट अगर कर लिया प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर ऐसे में रेसिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वेयर
Owing to the change of circumstance which has taken place, कुछ ऐसा change हुआ है circumstances में since the making of the contract, not being due to any act, और ये defendant की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, the parties cannot be substantially restored to the position. कह रहा है कि अगर हम इसको कुछ भी हम करेंगे, रिफ्यूज अगर हमने क्या किया, अगर हमने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रेसिंड कर दिया, तो क्या होगा ना, पार्टीज जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे वो पहले थी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, वो फिर से वैसे रिस्टोर नहीं हो पाएंगे उस पोजीशन में. इस वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं खत्म करेंगे. ठीक है, तो ऐसे में भी कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है. व्हेन थर्ड पार्टीज का कोई मतलब वहां पर कुछ राइट्स वगैरह उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, तो वहां गुड फेथ में, भाई थर्ड पार्टीज ने गुड फेथ में कुछ राइट्स वगैरह एक्वायर किए हुए हैं. ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक रिलीव एक्ट पूरा पढ़ना है तो एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर के उसको देख सकते हो. मैंने पूरा जो है आपको पढ़ाया हुआ है. तो इसके बाद वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसिंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सिविल. मतलब मान लीजिए 2 पार्ट में है ना कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट में है कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसे में क्या हो रहा है ना कि एक ये पार्ट, इससे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. अगर हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसको कैंसिल भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है. ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात है. और सेक्शन नंबर 28 में रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर लीज और फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच हैज बीन डिक्रीड. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन नंबर 28. 29 पर आओ. ऑल्टरनेटिव प्रेयर में ऑल्टरनेटिव प्रेयर कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर उसके बाद 30 में बता रखा है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसिंडिंग टू डू इक्विटी. मान लीजिए अगर रिसिंड हो रहा है, जो भी पार्टीज रिसिंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रही है, वहां पर आपको इक्विटी करनी होगी. ठीक है, मतलब कि सामने वाले को ठीक पोजीशन में उसको रिस्टोर आपको करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी कुछ मान लीजिए आपने प्रॉफिट्स रिसीव किए हैं, वो सारे जो भी है वो सामने वाले को देने होंगे. ठीक है, एज अ कॉम्पनसेशन या कुछ भी. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है, सेक्शन नंबर 31. अच्छा, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये बात मतलब ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड किस पर है सेक्शन नंबर 31, या कैंसिलेशन किस पे बेस्ड है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. इट इज बेस्ड ऑन, ये सवाल आया है इस वजह से आई एम जस्ट टेलिंग यू, बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव जस्टिस. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, बस इसमें इतना ही जो है इंपॉर्टेंट है. मतलब आप इसको ऑब्वियसली पढ़ोगे, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का पार्शली कैंसिल किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर बता रखा है. ठीक है, अगर मान लो डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस है, तो आप पार्ट में उसको कैंसिल कर दो, पार्ट में उसको अलाउ कर दो टू रेसिड्यू. ठीक है, 33 में पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, मतलब कि कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा अगर आपने कुछ बेनिफिट को रिस्टोर किया है. आपके पास अगर कुछ बेनिफिट आया तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. फिर उसके बाद डिक्लेरेटिव डिक्री के बारे में बता रखा है सेक्शन नंबर 34 में. तो आप क्या चीज के लिए डिक्लेयर करवा सकते हो, तो अगर मान लीजिए कोई लीगल कैरेक्टर का मामला है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, तो आप जो है इस पर्टिकुलर चीज को डिक्लेयर करा सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा जहां पर प्लेंटिफ के पास एक दूसरी सही अच्छी रिलीफ है मेयर डिक्लेरेशन से. मतलब आप डिक्लेयर क्यों करवा रहे हो, आप दूसरी रिलीफ में जा सकते हो ना, तो आप डिक्लेयर कराने की कोई जरूरत नहीं. मान लीजिए जैसे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर करवा सकते हो तो उसको डिक्लेयर मत करवाओ, डिक्लेरेशन आप लेने के लिए मत आओ टाइटल का. ये बात यहाँ पे ध्यान रखना. अगर उसने ओमिट किया है जानबूझ के, अगर वो नहीं कर रहा है, दूसरी रिलीफ फर्दर रिलीफ नहीं है, तो वो डिक्लेयर भी नहीं करेगी. ये बात ध्यान रखो. अच्छा, इसमें केस है रुखमा बाई, एक सेकेंड, रुखमा बाई वर्सेस लाला लक्ष्मी नारायण. ये केस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना. अभी कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से केस में क्या हेल्ड हुआ था, लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर प्री में आता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये डिक्लेरेटरी डिग्री का केस है. ठीक है, फिर उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा डिक्लेरेशन का, सारी पार्टीज पर जो है बाइंडिंग होगा जो भी उस पर्टिकुलर चीज से क्लेम कर रही है. एंड वेयर ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज है मान लीजिए, तो ऑन द पर्सन for whom if an existing at the date of declaration such party would be trustees, सब पर जो है ये बाइंडिंग होगा. ये भी कभी कभी पूछ रहे थे बाइंडिंग इफेक्ट या इफेक्ट कहाँ पर दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है. सेक्शन नंबर 35 में दे रखा है. इंजंक्शन जनरली, तो यहाँ पर 36 में बताया प्रिवेंटिव रिलीफ किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा, टेम्पररी या परपेचुअल इंजंक्शन से. सेक्शन नंबर 37 में टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बताया गया है. कभी कभी सीधे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है. टेम्पररी की सबसेक्शन 1 में दे रखी है और फिर परपेचुअल की सबसेक्शन 2 में दे रखी है.
ठीक है। फिर परपेचुअल इंजंक्शन सेक्शन नंबर 38 में परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट इंजंक्शन, कब आपको ग्रांट किया जा सकता है। सो परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एक्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। तो कह रहा है व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट, मतलब कि डिफेंडेंट इन्वेड कर रहा है उसकी राइट में या फिर उसको धमकी दे रहा है कि वो इन्वेड करेगा उसकी राइट में या प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में, तो कोर्ट जो है परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है फॉलोइंग केसेस में, जहां पर डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, जहां पर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज क्या कॉज होगा, आप ये इसका कोई मापदंड है ही नहीं। तो ऐसे में अगर वो मान लीजिए इन्वेशन करता है डिफेंडेंट, तो यहाँ पर आप परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करोगे। फिर उसके बाद इन्वेशन इज सच दैट कॉम्पनसेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। मान लीजिए कोई पुश्तैनी घर है किसी का, अब अगर उसने खराब करने की कोशिश की डिफेंडेंट ने, तो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से बंदा प्लेंटिफ जो है वो इमोशनली अटैच्ड है, और कॉम्पनसेशन एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा वहां पर देने के लिए। वैसे में भी परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, जहां पर वेदर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीसिपिलिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर भी परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, रट के घोल के पी जाओ, ठीक है। ये पूछा जाता है क्योंकि डायरेक्टली 39 मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ दे रखा है, ये भी पूछा जाता है सेक्शन नंबर 39 में, और परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है, कहाँ दे रखा है, सेक्शन नंबर 38 में, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद डैमेजेस इन ल्यू ऑफ, यानी कि डैमेजेस इन ल्यू, ये तो मतलब इन ल्यू का मतलब होता है ये तो इंस्टेड ऑफ इंजंक्शन, या तो मतलब आप अगर मान लीजिए इंजंक्शन मांगने आए तो कोर्ट हो सकता है आपको डैमेजेस दे दे, या फिर डैमेजेस भी दे दे प्लस इंजंक्शन भी ग्रांट कर दे, सेक्शन नंबर 40 में ये बता रखा है, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 41 में बता रखा है कि इंजंक्शन को रिफ्यूज कब किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखो कि इसमें 11 बातें बता रखी हैं, 11 पॉइंट्स हैं। इस तरीके के भी सवाल बनने की पूरी संभावना है कि कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 11 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो कि वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट ना लेकर के आप किसी पर्सन को फिर से रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो फॉर इंस्टीट्यूट और प्रोसिक्यूटिंग इन एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट, जहां से आपने इंटेंशन सॉर्ट किया, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर मान लीजिए वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में जाना चाहता है तो वहां पर भी वो जा सकता है, आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। आप अगर वो क्रिमिनल आपके अगेंस्ट कोई केस, मान लीजिए उसने सिविल डिफेमेशन का केस किया था, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें वो जीत गया, अब वो क्रिमिनल डिफेमेशन का भी केस कर सकता है, तो ऐसे में आप उसको मना नहीं कर सकते कि तुम सिविल डिफेमेशन तो का केस तो कर चुके हो मेरे ऊपर, क्रिमिनल मत करो, ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंजंक्शन नहीं मांग सकते बेसिकली कोर्ट से। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ a contract the performance of which would not be specifically enforced, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is reasonably clear that it will be a nuisance, अगर पता है कि वो nuisance होगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। to prevent a continuing breach in which plaintiff has acquiesced, ठीक है, when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding, कोई धमकी रिलीफ मतलब कोई इससे बेटर रिलीफ, यानी कि अगर इंजंक्शन से बेटर रिलीफ कोई ग्रांट हो सकती है, पता है आपको इसके बारे में, उसके बाद भी अगर आप इंजंक्शन में जा रहे हो तो इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद इफ इट वुड impede or delay the progress or completion of any infrastructure project, कहाँ पढ़ा था 20A में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ता। मान लीजिए आप कोर्ट से इस पर्टिकुलर बात का इंजंक्शन मांगने गए हो, और वो जो जिस भी फैक्ट के लिए आप इंजंक्शन मांगने गए हो कोर्ट से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ बाधा लेकर के आएगा। अगर कोर्ट ने इंजंक्शन दे दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग, देश का विकास हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है, उसको अगर आप रुकवाने के लिए गए हो और उससे हमारा जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो ऐसे में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। When the conduct of the plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to be the assistance of the court, यहाँ पर भी इंजंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। When the plaintiff has no request, भाई तुम यहाँ कोई PIL तो चल नहीं रहा, PIL का तो कोई मामला है नहीं, अगर आपको खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वहां पर तो आप नहीं जा सकते इंजंक्शन मांगने के लिए, ये बात यहाँ पर बता रखी है। फिर सेक्शन नंबर 42 लास्ट सेक्शन में बता रखा है कि इंजंक्शन जो है दिया जा सकता है नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोचिंग्स में, पता होगा सबको ये बात, कोचिंग्स में क्या होता है ना कि दो तरीके के देखो, एक पॉजिटिव एग्रीमेंट होता है और एक नेगेटिव एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी फलाना इंस्टीट्यूशन में मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया अगले 1 साल तक, और उन्होंने ये कहा कि आपको जो है 1 साल तक पढ़ाना है,
1 साल तक मान लीजिए आपको लॉ पढ़ाना है, और अगले 1 साल तक जब तक आप यहाँ पे पढ़ा रहे आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो ये तो एक पॉजिटिव एग्रीमेंट हो गया कि 1 साल तक मुझे वहां पढ़ाना है, और ये भी उन्होंने कहा कि 1 साल तक आपको कहीं और नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट हो गया। अब पर्सनल क्वालिफिकेशन पे ये पर्टिकुलर चीज बेस्ड है, मैं अगर चाहूँ तो मैं कहीं और पढ़ा सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं कहीं और पढ़ा सकती हूँ, मुझसे कोई स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता इस चीज को कि नहीं आपको पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो कोर्ट ने ये बात सेक्शन नंबर 42 में ये लिखा हुआ है कि अगर हम इसे स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड हो जाएगा, हम इसे फिर भी स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एग्रीमेंट है, आप नेगेटिव एग्रीमेंट परफॉर्म करा सकते हो, यानी कि अगले 1 साल तक आप वहां मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आपको हायर किया गया था वहां मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो 1 साल वाली जो बात है, 1 साल वाला जो क्लॉज है, आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते, मतलब आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे, ये मुझसे परफॉर्म कराया जा सकता है। ये जो 1 साल नहीं पढ़ाने वाली बात है ना कहीं और, ये मुझसे परफॉर्म करवाया जा सकता है, भले ही जो दूसरा जो हमारा पॉजिटिव वाला एग्रीमेंट है वो भले ना परफॉर्म कराया जा सके। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, ध्यान से समझना उसको, क्यों हम परफॉर्म नहीं करवा पा रहे इसको, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है। लेकिन नेगेटिव एग्रीमेंट फिर भी मुझसे परफॉर्म करवाया जा सकता है, ये कह दिया जाएगा 1 साल तक जो है तुम्हारा दाल रोटी बंद, तुम कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाओगे तो किसी के यहाँ नहीं पढ़ाओगे, इस तरीके की चीजें, ऐसे आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और ये तभी होगा जब हम बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव एग्रीमेंट है, जब हम उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा पा रहे तो कोई बात नहीं, हम नेगेटिव वाले एग्रीमेंट को परफॉर्म करवा लेंगे। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट 43 और 44 जो है आपका, वो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि उसको रिपील कर दिया गया है, तो वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि 1974 से उसको रिपील कर दिया गया। तो आई रियली होप आप लोग को एक क्विक रिविजन पसंद आया होगा। अगर आप 2-3 बार इसको देख लेते हो, 2x की स्पीड पर मैं कहूँगी मत देखना, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोला है, 1.5x पर फिर भी देख सकते हो, लेकिन मत ही देखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हुई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेरी वगैरह है, कुछ अगर डाउट है, आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।